मैं पंकज कटारिया आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने इकोनॉमिक्स विषय के काफ़ी पॉइंट पढ़े हैं, काफ़ी बिंदु हमने क्लियर कर लिए हैं और मानते हैं इकोनॉमिक्स एक बहुत इजी सब्जेक्टों में आता है, पर कॉन्सेप्ट बेस है। यहाँ आप कॉन्सेप्ट को आसानी से समझिए और सारे क्वेश्चंस बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के हल कीजिए। कारण ये होता है, कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ में आने के बाद भूलने का कोई चांस नहीं होता है और आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया तरीके से हम कह सकते हैं आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स विषय का, वो कौन सा है? लोच की अवधारणा। देखिएगा, ये लोच क्या होती है समझते हैं। पहले तो हम इसे कह सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, देखिए हम कहें इजी अवधारणा है, सरल अवधारणा है, लेकिन महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस में इस पॉइंट को डाला भी गया है। हम लोच की बात कर रहे हैं तो देखिए, पहले तो हमें समझना है ये लोच क्या होता है। इस लोच को हमें समझना है। समझिएगा, लोच ये जिसकी हम इलास्टिसिटी जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो हकीकत में होती क्या है, किसे हम लोच कहेंगे। यहाँ हम लोच का सिंपल रूप में अगर अर्थ देखें तो वो होता है परिवर्तन की माप। जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों की जो माप होती है, परिवर्तन की माप जो है, उसे हम सिंपल रूप में लोच कह सकते हैं। लोच का अगर एक साधारण अर्थ अगर हम समझना चाहें, वो तो होता है परिवर्तन की माप। अब देखिए, परिवर्तन हम कह सकते हैं पूर्ति मात्राओं में भी होता है और उसी तरीके से हम कह सकते हैं मांग मात्राओं में भी होता है। लेकिन इस परिवर्तन के कुछ ना कुछ कारण होते हैं और उन कारणों की वजह से जो परिवर्तन हमें पूर्ति मात्रा में देखने को मिल रहा है, जो मांग मात्रा में देखने को मिल रहा है, उसे ही हम लोच कहते हैं। समझिएगा इसको। अगर हम यहाँ डेफिनेशन रूप में कहें लोच क्या होती है दोस्तों, तो सुनिएगा। देखो, लोच क्या होती है, हम कह सकते हैं किसी वस्तु को प्रभावित, हम कह सकते हैं वस्तु की कीमत को प्रभावित करने वाले, कीमत ना लिख के हम ये लिख सकते हैं वस्तु की मांग तथा पूर्ति, ऐसा लिख लीजिए। मांग तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले, वस्तु की मांग तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों में परिवर्तन के कारण, उस वस्तु की उस वस्तु की मांग तथा पूर्ति मात्राओं में, मांग तथा पूर्ति मात्राओं में जो परिवर्तन होता है, उसकी माप लोच कहलाती है। लोच कहलाती है। समझिएगा दोस्तों इसको, लोच कहलाती है। देखिए, डेफिनेशन पे थोड़ा गौर करें, आप डेफिनेशन को समझें। मैं बार बार कहता हूं कि जब हम किसी चीज की डेफिनेशन को समझ जाते हैं, उसके अर्थ को समझ जाते हैं, तो 40% मैटर हमारा क्लियर हो चुका होता है। यहाँ लोच का मैंने एक नॉर्मल अर्थ बताया, परिवर्तन की जो माप होती है, लोच कहते हैं। वस्तु की मांग तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व होते हैं और इन तत्वों में अगर परिवर्तन होता है, देखो पहले हम मांग पढ़ चुके हैं, पूर्ति भी पढ़ चुके हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व थे, जैसे वस्तु की कीमत थी, हम कहें उपभोक्ताओं की आय थी। उसी तरीके से पूर्ति को प्रभावित करने वाले भी कुछ तत्व थे। अगर इन तत्वों में बदलाव आ जाता है और इस बदलाव के कारण उस वस्तु की मांग तथा पूर्ति मात्राओं में जो परिवर्तन हो रहा है,
उस परिवर्तन की जो माप है दोस्तों वो कहलाएगी लोच। सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो भी पूर्ति मात्राएं हैं, उन पूर्ति मात्राओं को प्रभावित करने वाले तत्वों में अगर बदलाव हुआ है और इसकी वजह से अगर ये मात्राएं बदल गई हैं तो ऐसा परिवर्तन लोच के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? ठीक है, देखिएगा। देखो ये तो था लोच का अर्थ। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मांग लोच क्या होती है, देखिएगा। देखो हमने कहा अगर पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों में बदलाव की वजह से वस्तु की पूर्ति मात्राएं बदल जाएगी तो ऐसा परिवर्तन पूर्ति की लोच कहलाएगा। और अगर मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में परिवर्तन की वजह से अगर मांग मात्राएं बदल जाएंगी तो ऐसा परिवर्तन कहलाएगा मांग लोच। इकोनॉमिक्स में हम मोस्टली आपके यहाँ सिलेबस में दिया गया मांग की लोच, मांग की लोच। सुनिए, समझे इसको। देखो मांग की लोच क्या होती है, हम यह कह सकते हैं कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में वस्तु की मांग को वस्तु की मांग को प्रभावित वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में परिवर्तन वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग मात्राओं में हुए परिवर्तन की माप जो है, माप का मतलब होता है गणना की माप मांग लोच कहलाती है। मांग लोच कहलाती देखिएगा प्यारे फ्रेंड्स, हमने कहा मांग की लोच। पहले तो हमने देखा लोच क्या है। लोच का शाब्दिक अर्थ होगा परिवर्तन की माप। ये लोच का सिंपल अर्थ अगर आप समझना चाहें तो ये सिंपल अर्थ होता है परिवर्तन की माप। अब हम मांग की लोच की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व होते हैं। सिंपल सी बात है, और वो तत्व आपको पढ़ा चुका हूं जब मांग पढ़ाया था मैंने आपको। तो उस मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में अगर परिवर्तन हो जाता है और उस परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग मात्राओं में जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन की अगर आप गणना कर लेते हैं, इस परिवर्तन की आप माप कर लेते हैं तो इसे मांग की लोच के नाम से जाना जाता है। सिंपल है। देखो यहां हम ये कह सकते हैं कि लोच जो होती है, इसका मांग की लोच जो होती है, इसका एक सूत्र मैं लिख सकता हूं। सुनिएगा, मैं ये लिख सकता हूं ई एक्स। अभी यहाँ सूत्र आपको समझाएंगे। ई एक्स बराबर है, देखो ये ई एक्स क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ एक्स, यानी वस्तु है कोई एक्स हमारे पास। ई एक्स बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। हम ये इसको हिंदी में लिखें तो हम ये कह सकते हैं मांग की लोच बराबर वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। आनुपातिक परिवर्तन। देखो इस सूत्र रूप में मांग की लोच हम कह सकते हैं मांग की लोच बराबर
वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ये आनुपातिक परिवर्तन का मतलब है प्रतिशत के रूप में परिवर्तन, प्रतिशत के रूप में परिवर्तन। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये थी कुछ मांग लोच के हम कहें एक तरीके से अर्थ हमने अभी यहाँ स्पष्ट किया है। इसका पहला पार्ट आप कह सकते हैं इसको। अब हम इसको रेगुलर आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, हम देखेंगे यहाँ मांग की जो लोच है, इस लोच के कुछ प्रकार होते हैं। मांग की लोच के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप होते हैं। वो क्या क्या होते हैं सुनिएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं मांग लोच के प्रकार। देखिए पहला पार्ट हमने देखा और वो क्या था, लोच का अर्थ है। अब दूसरे पार्ट की हम बात कर रहे हैं, वो है लोच के प्रकार। देखिएगा, सुनिएगा। और यहाँ लोच के प्रकार आपको देखने हैं कौन कौन से होते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूं, पहला जो प्रकार होता है लोच का वो है मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत। देखो, मांग की कीमत लोच, मांग की लोच का फर्स्ट टाइप है, पहला प्रकार है। कुछ अवधारणाएं हैं मांग की लोच को लेकर। इन धारणाओं को यहाँ मैं धारणा भी लिख सकता हूँ प्रकार के साथ साथ धारणाएं। यानी मांग की कीमत लोच को लेकर कुछ धारणाएं प्रचलन में है। पहली धारणा कौन सी है, मांग की कीमत लोच, मांग की लोच को लेकर। दूसरी धारणा की अगर बात करते हैं तो दूसरी धारणा है मांग की आय लोच। मांग की आय लोच, आय लोच। देखिए दोस्तों, तीसरी धारणा की बात करते हैं, तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो वो है मांग की प्रतिस्थापन लोच। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। उसके बाद में हम बात करते हैं तो नेक्स्ट धारणा है मांग की आडी या तिरछी लोच। आडी या तिरछी लोच, मांग की आडी या तिरछी लोच। और लास्ट लोच का जो टाइप है वो है मांग की आर्क लोच। मांग की आर्क या चाप लोच। देखो, नाम भले थोड़ा अजीब हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, समझिएगा। हमने ये देखा कि मांग लोच का अर्थ क्या है, उसको हमने स्पष्ट किया। हमने ये देखा कि मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व थे उनमें परिवर्तन के कारण, उन तत्वों में अगर परिवर्तन आ जाता है तो उनमें परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसकी जो माप है इसी को मांग की लोच कहते हैं। इस मांग की लोच के कुछ प्रकार हैं, कौन कौन से हैं। पहला प्रकार कौन सा है, मांग की लोच का जो फर्स्ट टाइप है दोस्तों वो है मांग की कीमत लोच। दूसरा प्रकार है मांग की आय लोच। तीसरा प्रकार है मांग की प्रतिस्थापन लोच। उसी तरीके से चौथा प्रकार कौन सा है, मांग की आडी या तिरछी लोच। और लास्ट प्रकार है मांग की आर्क या चाप लोच। अब हम एक एक को यहाँ स्पष्ट करेंगे, समझिएगा। पहला जो टाइप है वो है मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। मांग की लोच का पहला प्रकार है मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी। दोस्तों सुनिए इसको, ये पहला प्रकार है मांग की कीमत लोच। यानी मांग लोच के प्रकारों में पहला प्रकार मांग की कीमत लोच। और जब भी लोच की बात आती है, जब भी मांग लोच की बात आती है, हमारा संबंध इसी कीमत लोच से होता है। अधिकतर हम कहें मांग की जब भी लोच की बात आएगी तो हमारा संबंध किससे माना जाएगा, मांग की कीमत लोच से माना जाएगा। और इसी कीमत लोच को हम स्पष्ट करने वाले हैं, सुनिएगा। यहाँ देखिए, अगर हम कहें, हमने ये देखा था कि मांग को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व थे, कुछ तत्व थे मांग को प्रभावित करने वाले। मांग को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व थे, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। ये आपको पहले वाले वीडियो में आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं। वापस से अपनी याददाश्त को ताजा कीजिएगा, वीडियो देखिएगा पहले जो थे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, करने वाले। और उन तत्वों में जो एक तत्व था, एक इंपॉर्टेंट तत्व कौन था, कौन सा था, वस्तु की, वस्तु कीमत, वस्तु कीमत।
मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में पहला तत्व था वस्तु की कीमत। यहाँ उसी कीमत से मांग की लोच का ये प्रकार बनाया गया है, मांग की कीमत लोच। अब हम इसको स्पष्ट करेंगे, देखिएगा मांग की कीमत लोच क्या है। देखिए दोस्तों, इसको परिभाषा हम ये कह सकते हैं, वह स्वयं वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, स्वयं वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग मात्राओं में आए परिवर्तन की माप, मांग मात्रा में आए लिख सकते हो, हुए लिख सकते हो, परिवर्तन की माप मांग की कीमत लोच कहलाती है। कीमत लोच कहलाती है, कीमत लोच कहलाती है। देखिएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कह सकते हैं कि वस्तु की स्वयं की कीमत में जो परिवर्तन आया है, स्वयं की कीमत में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग मात्राओं में जो परिवर्तन आया है, इसकी माप ही क्या है, मांग की कीमत लोच है। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ परिवर्तन किसके कारण आ रहा है, वस्तु की कीमत में बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से मांग मात्राएं बदल रही हैं। कीमत में परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से क्या बदल रही हैं, मांग मात्राएं बदल रही हैं। और ये जो मांग मात्राएं बदल रही है, इन मांग मात्राओं के कितना परिवर्तन हो रहा है, इस जो माप है, इसकी जो माप है, माप का मतलब जो गणना की जा रही है, वो ही क्या है, मांग की कीमत लोच है। यहाँ सूत्र रूप में आप लिख सकते हैं, मांग की कीमत लोच बराबर, मांग की कीमत लोच बराबर वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत आनुपातिक लिखें, प्रतिशत लिखें, एक ही बात है, प्रतिशत परिवर्तन बटा कौन, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। समझिएगा दोस्तों, हमने कहा मांग की कीमत लोच का सूत्र क्या होगा, यहां आप लिख सकते हैं ईपी बराबर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसे आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ईपी बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा ई। ये भी हमारा तरीका हो सकता है, और भी तरीके से हम इसे लिख सकते हैं ईपी बराबर, देखो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बटा डेल्टा पी अपॉन ई। ये भी हमारा सूत्र हो सकता है यहाँ। तो मांग की कीमत लोच का जो सूत्र है, वो हकीकत में कौन सा सूत्र होता है, ये वाला सूत्र होता है जो आपको लिखवाया मैंने, देखिएगा आप लिख सकते हैं ईपी यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर डेल्टा, जो शब्द है, ये जो संकेत है डेल्टा, दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं हम डेल्टा संकेत। ये डेल्टा संकेत किसका परिवर्तन है, इसे हम रोमन शब्द, ये डेल्टा संकेत है एक, इसका अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। इस डेल्टा का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। तो आपको ये जहां भी लगा हुआ मिले, ये जो संकेत है जहां भी लगा हुआ मिले, तो आपको समझ लेना है डेल्टा एक्स है, यानी एक्स में कितना परिवर्तन हुआ है अपॉन एक्स प्रारंभिक मांग मात्रा, डेल्टा पी परिवर्तित मांग मात्रा, सॉरी परिवर्तित कीमत अपॉन पी यानी प्रारंभिक कीमत। ये सूत्र हो जाता है इसका मांग की कीमत लोच का।
अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मांग की कीमत लोच का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है, कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग मात्राओं में जो परिवर्तन हुआ है, उसकी जो माप है वही क्या है, मांग की कीमत लोच है। और ये जो कीमत लोच है, इस कीमत लोच का सूत्र आपको बताया मैंने। कीमत लोच बराबर, मांग की कीमत लोच बराबर वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये किसका सूत्र है, हम ये कह सकते हैं मांग की कीमत लोच का सूत्र है। इसको और तरीके से आपने स्पष्ट किया और आपने लिखा ईपी बराबर, देखो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बटा डेल्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा पी अपॉन, ये वास्तविक सूत्र होता है इसका। इसे हम यहां इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी अपॉन एक्स, ये भी सूत्र यहां लिख सकते हैं हम। तो ये मांग की मात्रा जो है उसके परिवर्तन को दर्शाएगा। हकीकत में आपको इसी सूत्र को दोस्तों याद रखना है। और हिंदी में आपको लिखने का मैंने दूसरा सूत्र बताया आपको, वो ये था वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब हम यहाँ देखने वाले हैं इस वस्तु की जो मांग लोच होती है, वस्तु की जो कीमत लोच है, जो पहला प्रकार था कीमत लोच, जिसे पहला प्रकार हमने कहा है, इस कीमत लोच का जो सूत्र है वो भी आपको मैंने लिखवा दिया है। इससे पहले आप देखिएगा थोड़ा सा, ये जो स्थिति है, हाँ ये जो स्थिति, ये मांग की कीमत लोच पहला प्रकार है। और इस कीमत लोच को हमने स्पष्ट किया। इस कीमत लोच की कुछ श्रेणियां होती हैं दोस्तों, अब उन श्रेणियों को हम पढ़ेंगे। मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, मांग की लोच की, समझिएगा इसको, श्रेणियां, यानी यहाँ मांग की कीमत लोच के कुछ प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को, उन श्रेणियों को हम पढ़ने वाले हैं। मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। और दोस्तों यहाँ हम इसको गौर से देखेंगे कि मांग की कीमत लोच की टोटल कितनी श्रेणी होती हैं। 5 श्रेणियां होती हैं, कह सकते हैं कुल कितनी श्रेणियां होती हैं, 5 श्रेणी। मांग की कीमत लोच की कुल 5 श्रेणी होती हैं, जिनमें पहली जो श्रेणी है, पहली जो श्रेणी है मांग की कीमत लोच की, वो है पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग। दूसरी जो श्रेणी है वो है अत्यधिक लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार, से आप इकाई से अधिक लोचदार भी लिख सकते हैं, इकाई से अधिक, इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार मांग। तीसरी जो श्रेणी है उसे आप लिख सकते हैं इकाई के बराबर लोच, इकाई के बराबर लोचदार, इसे आप लोचदार मांग भी कह सकते हैं, इसी को लोचदार मांग। चौथी जो श्रेणी है वो है इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग। और लास्ट जो श्रेणी है वो है पूर्णतया बेलोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार। देखो मांग लोच की जो श्रेणियां हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं कि मांग लोच की टोटल कितनी श्रेणी, 5 श्रेणी। 5 श्रेणियों में जो पहली है वो है पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग।
इनको हम एक एक करके स्पष्ट करेंगे अभी। इसी तरीके से और चार श्रेणी है। दूसरी श्रेणी अत्यधिक लोचदार मांग, तीसरी इकाई के बराबर लोचदार मांग, उसके बाद में इकाई से कम लोचदार मांग, और लास्ट में है पांचवी श्रेणी पूर्णतया बेलोचदार मांग। अब हम पहली श्रेणी को स्पष्ट करेंगे जो कि कौन सी है, पूर्णतया लोचदार मांग। समझिएगा, पूर्णतया लोचदार मांग। मांग लोच की कितनी श्रेणियां हैं, श्रेणियां टोटल है 5। टोटल श्रेणियां कितनी हैं, 5। पहली श्रेणी जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग। ये पूर्णतया लोचदार मांग क्या होती है, पहले तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी देखो, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि वस्तु की जो कीमत है, वस्तु की जो कीमत है, वस्तु की कीमत में थोड़ा सा अगर परिवर्तन किया जाता है, वस्तु की कीमत में अगर थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है, पूर्णतः लोचदार मांग कहते किसके हैं, कि हम परिभाषा देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत में तनिक से परिवर्तन, तनिक का मतलब होता है थोड़ा, तनिक यानी थोड़ा, बहुत कम परिवर्तन है ना, तनिक से परिवर्तन, वस्तु की कीमत में तनिक से परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग का पूर्णतया बदल जाना, पूर्णतया बदल जाना पूर्णतया लोचदार मांग कहलाता है। हम ये कहें कि कीमत में आपने क्या किया है, बहुत कम परिवर्तन किया है, या कीमत थोड़ी सी बदली है, थोड़ी सी कीमत बदलने की वजह से अगर मांग पूरी तरीके से बदल जाए तो ऐसा परिवर्तन किस नाम से हम कहेंगे, ऐसे परिवर्तन को पूर्णतया लोचदार मांग के नाम से जाना जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो कीमत है, देखिए कीमत क्या है, हल्का सा परिवर्तन आप इससे स्थिर कह सकते हैं। कीमत स्थिर है और मांग क्या है, परिवर्तनशील। मांग परिवर्तन, मांग परिवर्तन, ये एक बॉक्स के रूप में हम इसे समझ सकते हैं कि कीमत तो स्थिर रहे और मांग परिवर्तित हो जाए तो ऐसा परिवर्तन किस नाम से जाना जाएगा, पूर्णतया लोचदार मांग के नाम से जाना जाएगा। इसको और समझिएगा दोस्तों। देखो, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मार्केट में आप वस्तुएं देखते हैं समरूप, यानी जो एक जैसी नजर आती हैं। जैसे मैं कहूँ, मार्केट में बिस्किट चलते हैं, ठीक है, आप पार्ले का बिस्किट भी देखते हैं, उसी तरीके से ब्रिटानिया के बिस्किट भी आते हैं, ब्रिटानिया जो है उसके बिस्किट भी आते हैं, उसी तरीके से और भी ब्रांड्स होते हैं, और भी ब्रांड होते हैं, हाँ। लेकिन है तो सारे बिस्किट ही ना। ये सारी वस्तुएं कैसी हैं, समरूप हैं, समरूप। अगर हम ये कहें पार्ले बिस्किट वाला अपने पैकेट की रेट थोड़ी बढ़ा देता है, प्राइस अगर प्लस कर देता है, तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा, बहुत अधिक मांग बदल जाएगी। हो सकता है मांग बिल्कुल कम भी हो जाए। क्यों, क्योंकि उसके ग्राहक अब कहाँ चले जाएंगे, ब्रिटानिया की तरफ चले जाएंगे, हो सकता है और दूसरे जो बिस्किट के ब्रांड हैं उनकी तरफ चले जाएंगे। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कीमत के हल्का सा परिवर्तन होने पे या कीमत में हल्की सी कमी या वृद्धि होने पर मांग पूर्णतया बदल जाए, ऐसे परिवर्तन को हम कहेंगे पूर्णतया लोचदार मांग। क्या कहेंगे, पूर्णतया लोचदार मांग। ये जो पूर्णतया लोचदार मांग होती है, पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग। इस पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति जो होती है दोस्तों, वो किस तरीके के बाजार में होती है, हम कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में लोचदार मांग की अगर स्थिति होगी, पूर्णतः लोचदार मांग की अगर स्थिति होगी, तो उसके लिए बाजार कैसा होगा,
हम कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होगा। और वस्तुएं किस प्रकृति की होंगी? समरूप प्रकृति की। समरूप का मतलब ये कह सकते हैं कि मार्केट में एक वस्तु जैसी अनेक वस्तुएं प्रचलन में होती हैं। जैसे हमने कहा पार्ले का बिस्किट होता है, ब्रिटानिया का बिस्किट होता है, उसी तरीके से और ब्रांड्स के भी बिस्किट होते हैं। इसमें और उदाहरण भी आप ले सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो मार्केट में हम कहें नहाने के साबुन चलते हैं, जो बाथ सोप चलते हैं, उनकी हम बात करें तो देखिए जैसे लक्स है, ये भी नहाने का साबुन है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं हमाम, ये भी नहाने का साबुन है। उसी तरीके से आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे गोदरेज, ठीक है, ये भी नहाने का साबुन है। तो है सारे ही नहाने के साबुन। अगर लक्स वाला किसी समय अपने साबुन की कीमत बढ़ा देता है तो उसकी मात्रा कितनी बदलेगी, हो सकता है पूर्णतः परिवर्तित हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि इसके ग्राहक अब किसके पास चले जाएंगे? लक्स और गोदरेज के ग्राहक बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति जब वस्तु की कीमत थोड़ी सी बदले और थोड़ी सी बदलने की वजह से मांग पूर्णतः परिवर्तित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस तरीके की मांग की श्रेणी क्या कहलाएगी? वस्तु की लोचदार मांग, यानी पूर्णतः लोचदार मांग कहलाती है। थोड़ा इसको समझिएगा, हम इसको आगे और एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए, देखो जब भी हम इकोनॉमिक्स में वक्र बनाते हैं तो मैं आपको बार बार कहता हूं वक्र कैसा बनेगा? 90 डिग्री के। यहां अगर हम ये कहें कि मान लीजिए ये किसी समय प्राइस है लक्स की, लक्स ये साबुन है, उसकी प्राइस पी, और प्राइस जब पी है तो इसकी मांग मात्राएं कितनी की जा रही है? मान लीजिए क्यू, ठीक है, प्राइस पी है तो मांग मात्राएं कितनी है? क्यू है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाए, प्राइस हल्की सी बढ़ जाए, P1 हो गई, तो इसकी मांग मात्राएं हो सकता है शून्य हो जाए। मांग मात्राएं हो सकता है कितनी हो जाए? शून्य पर आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ उस लक्स के अनेक समरूप वस्तु मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों। तो जैसे ही लक्स साबुन वाला जो ब्रांड है अपनी कीमत को बढ़ाता है, तो इस लक्स के ग्राहक टूटकर कहाँ और जो इनकी समरूप वस्तुएं हैं, और जो समरूप वस्तुएं हैं, जैसे हमने कहा हमाम है, जैसे हमने कहा गोदरेज साबुन है, उसी तरीके से और जो साबुन के ब्रांड हैं उनकी तरफ इसके ग्राहक चले जाते हैं। तो जब भी हम बात करें पूर्णतः लोचदार मांग की, पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति किस समय? जब वस्तुओं की प्रकृति कैसी हो और बाजार का रूप कैसा हो? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। बाजार कैसा हो? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जब होगा उस समय किस प्रकार की लोच होगी? हम कह सकते हैं पूर्णतः लोचदार मांग होगी। और मांग वक्र का आकार क्या होगा? आप ये कह सकते हैं कि OX अक्ष के समानांतर, OX अक्ष के समानांतर। तो ये याद रखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र की आकृति कैसी होती है? OX जो अक्ष है, ये जो अक्ष है OX अक्ष, इस अक्ष के समानांतर ही किसकी प्रकृति, किसका आकार होता है? मांग वक्र का आकार होता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि किस बाजार में या बाजार के किस रूप में मांग वक्र OX अक्ष के समानांतर बनता है? तो आपको तुरंत देख लेना है कि ऐसा तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। और जब इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु किस प्रकृति की होती है? समरूप प्रकृति की। क्लियर है? ठीक है। अब हम दूसरा जो इसकी श्रेणी है उसकी बात करते हैं। और दूसरी जो श्रेणी थी नाम था अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार, अत्यधिक लोचदार मांग। देखिए दोस्तों, ये अत्यधिक लोचदार मांग क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। पहली श्रेणी हमने देखी पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः। अब उसके बाद में कौन सी आ रही है? अत्यधिक लोचदार मांग। ये जो अत्यधिक लोचदार मांग है, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ हम लोच मूल्य भी देखना होता है हमें। तो यहाँ जो लोच मूल्य होता है वो होता है E बराबर अनंत, E बराबर अनंत। लोच मूल्य का मतलब है कि अगर कीमत बदली है तो मांग में कितना भी बदल जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर कीमत थोड़ी सी भी बदल जाती है तो मांग कितनी जाएगी? अनंत बदल जाएगी, अनंत बदल जाएगी। उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। हो सकता है मांग शून्य हो जाए, हो सकता है मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए। इस परिवर्तन को हम अनंत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पूर्णतः लोचदार मांग की जब बात आती है तो उसमें लोच मूल्य क्या होता है? E
बराबर अनंत, लोच मूल्य। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में लोच मूल्य कितना होता है, ईडी बराबर अनंत होता है। तो ईडी बराबर अनंत का मैंने आपको मतलब बताया। यहाँ अनंत से मतलब है कि जब कीमत बदलेगी, जब कीमत में हल्का सा भी परिवर्तन होगा तो मांग अनंत रूप से बदल जाएगी। उसमें कितना परिवर्तन होगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। फिर हम बात कर रहे हैं अत्यधिक लोचदार मांग की। अत्यधिक लोचदार मांग, देखो अत्यधिक जो लोचदार मांग होती है उसके हम ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कीमत जो है 10% बदले, अगर कीमत कितनी बदले 10% बदले, उसकी वजह से मांग कितनी बदल जाए दोस्तों, 40% बदल जाए। कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 10%, और मांग कितनी बदल गई, 40%। हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है। देखिए अभी अभी हमने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि कीमत तो कितनी बदल रही है 10%, लेकिन मांग कितनी बदल जाए 40%, तो जब ऐसी स्थिति होती है तो इसे क्या कहते हैं, अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। हम ये कह सकते हैं इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई से अधिक। तो इकाई से अधिक लोचदार मांग की स्थिति कब होती है, जब कीमत के प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग का प्रतिशत परिवर्तन जब अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं इकाई से अधिक लोच या अत्यधिक लोचदार मांग। यहां देखिएगा जो लोच मूल्य होता है वो ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। ईडी इकाई से अधिक होती है, ईडी ग्रेटर देन 1 होती है, इसे लोच मूल्य कहते हैं। लोच बनता है यहाँ पे कि अत्यधिक लोचदार मांग की श्रेणी में या स्थिति में लोच मूल्य क्या होता है, तो लोच मूल्य दोस्तों यहाँ होता है ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी इकाई से अधिक है। ये जो परिवर्तन होता है इसमें वस्तुओं की जो प्रकृति होती है, वस्तु प्रकृति जो होती है, वस्तु प्रकृति इस स्थिति में वस्तु प्रकृति कैसी होती है, विलासिता की। ये विलासिता क्या होती है समझिए, और विलासिता की वस्तुएं क्या होती हैं। देखो उन वस्तुओं को हम विलासिता की वस्तुएं कहते हैं जो आरामदायक होती हैं, शान शोभा बढ़ाने के काम आती है, शान शोभा, जिनकी मांग हम कह सकते हैं पैसे वाले लोग ज्यादा करते हैं। जैसे देखो सिंपल रूप में आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, लेकिन आप बैठने के लिए एक स्पेशल सोफा यूज करें, वही बैठना है आपको, या तो चेयर पे बैठना है या सोफे पे बैठना है। तो चेयर तो हो गई सामान्य वस्तु और सोफा क्या हो गया, विलासिता की वस्तु। हम ये कहें ऐसी ही जैसे गाड़ियां होती हैं, एक तो सिंपल गाड़ी मान लीजिए कोई 4 लाख रुपए की गाड़ी है, और एक वैसे ही कोई 4 करोड़ की गाड़ी, तो वो सारी क्या है, विलासिता की वस्तुएं। जैसे गहने भी एक तरीके से विलासिता की, हम कह सकते हैं उदाहरण और भी ले सकते हैं हम, जैसे एक तो रेडियो है, सिंपल वस्तु है, और एक टीवी है, विलासिता की। ये उदाहरण ले सकते हैं। तो विलासिता की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं कह सकते हैं जो शान शोभा बढ़ाने के विशेष काम आती हैं। तो ये शान शोभा बढ़ाने वाली जो वस्तुएं होती है विलासिता की वस्तुएं होती हैं। इन वस्तुओं में होता क्या है, अगर कीमत 10% परिवर्तन हो रहा है, मान लीजिए कीमत 40 से घट के कहाँ आ रही है, 10 रुपए पे आ रही है, यानी 4 गुना परिवर्तन हो रहा है, तो मांग भी कितनी बढ़ जाएगी। हम कह सकते हैं मांग जब 4 गुना कीमत में परिवर्तन हुआ है तो मांग मान लीजिए हम कहें 12 गुना बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति किस समय होगी, विलासिता की वस्तुओं में होगी। और ये विलासिता की वस्तुओं में जो परिवर्तन होगा ये हम कहें वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार है। और यहाँ लोच मूल्य दोस्तों जो है कितना है, ई ग्रेटर देन 1 है, ईडी इकाई से अधिक है।
इस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो मांग वक्र होता है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि अत्यधिक लोचदार मांग की श्रेणी में मांग वक्र का आकार क्या होगा। सुनिए, अत्यधिक जब लोचदार मांग होती है तो इस मांग वक्र का आकार क्या होता है, इसको स्पष्ट कर देते हैं हम। उस समय मांग वक्र का जो आकार होता है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं थोड़ा नीचे की तरफ गिरती हुई रेखा होती है जिसमें ढलान कम होता है। अब यहाँ कीमत है और यहाँ क्या है, मांग मात्राएं हैं, मांग मात्राएं, अत्यधिक लोचदार मांग की स्थिति, मांग मात्रा। देखिए, अगर हम कहें किसी समय कीमत कितनी हो, कीमत कितनी हो, कीमत में जो बदलाव हुआ है, अगर कीमत मान लीजिए P0 हो जाए, घटकर कितनी हो गई P0, जब कीमत में जो बदलाव हुआ है उसकी तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन अगर ज्यादा होता है, समझिएगा इसको, रेखा चित्र में भी देख सकते हैं आप। देखिए, कीमत में परिवर्तन P से सिर्फ P0 तक हुआ है, इतना सा परिवर्तन, और मांग कितनी बढ़ गई है, देखिए 4 गुना, लगभग 4 गुना बढ़ गई है, Q1 पे चली गई है, Q1 पे चली गई है। जब कीमत में 10% परिवर्तन हो रहा है और उसकी वजह से मांग कितनी बदल जाए, लगभग 40% बदल जाए, तो ऐसा परिवर्तन किस नाम से जाना जाएगा, अत्यधिक लोचदार मांग के नाम से जाना जाएगा। और ये जो स्थिति है किन वस्तुओं में होती है, विलासिता की वस्तु, किन वस्तुओं में होती है, विलासिता की। इस स्थिति में जो लोच मूल्य होता है दोस्तों, वो होता है ईडी ग्रेटर देन 1, यानी जो मांग की लोच है वो इकाई से अधिक होती है। मांग की लोच क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। तो ये स्थिति है, दूसरी स्थिति है, जिस दूसरी स्थिति को हम नाम दे रहे हैं जैसा कि अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग समझना है, इसमें वस्तु प्रकृति कैसी है, विलासिता की है, लोच मूल्य क्या होता है, इकाई से अधिक होता है, और यहाँ परिवर्तन कैसा है, हम कहें जो कीमत का प्रतिशत परिवर्तन है उसकी तुलना में मांग का प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है, मांग का प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है, और इस स्थिति में जो लोच मूल्य होगा वो इकाई से अधिक होगा। लोच वक्र, जो मांग वक्र है उसका आकार हमने देखा कि मांग वक्र का आकार नीचे की तरफ गिरती हुई रेखा है लेकिन कम ढलान लिए हुए है, देखिएगा। फिर अब जो नेक्स्ट है तीसरी, जिसको हम कह सकते हैं तीसरी स्थिति जो है मांग लोच की श्रेणी में, वो है इकाई लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, तीसरी श्रेणी इकाई लोचदार मांग, इकाई लोचदार, ये क्या होती है दोस्तों, तो समझना। इकाई लोचदार, देखिए समझिए इसको, अगर कीमत में हम कहें 10% परिवर्तन हो, कितना प्रतिशत परिवर्तन, 10%, और उसकी वजह से मांग भी कितनी बदल जाए, 10%, कीमत में कितना बदलाव हो रहा है, 10% बदलाव हो रहा है, और उसकी वजह से मांग भी कितनी बदल रही है, 10% बदल रही है, तो ऐसी स्थिति क्या होगी, इकाई लोचदार मांग कहलाएगी। इसे आप कोष्टक में हम लोचदार मांग भी लिख देते हैं ताकि आप समझ सकें, लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, यानी अब इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन समान हो, प्रतिशत परिवर्तन समान रहे, समान रहे, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, इकाई लोचदार मांग कहलाएगी। इकाई लोचदार मांग से मतलब क्या है कि जितना परिवर्तन कीमत में हो रहा है, जितना परिवर्तन प्राइस में हुआ है, उतना ही परिवर्तन किस में हो रहा है, क्वांटिटी में हो रहा है। प्राइस अगर 10% बदल रही है तो मांग भी कितनी बदल रही है, 10%। आप ये भी कह सकते हैं कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग के प्रतिशत परिवर्तन के समान होता है तो कैसी लोच होती है, इकाई लोचदार मांग होती है या फिर लोचदार मांग होती है। इसे भी हम रेखा चित्र से समझ सकते हैं, देखिए रेखा चित्र से समझ सकते हैं, और ये हमारा रेखा चित्र है। हम ये कहें यहाँ वही आपको प्राइस लिखनी है और यहाँ वही क्वांटिटी लिखनी है, समझिएगा इसको। हमने कहा जब कीमत का प्रतिशत परिवर्तन मांग के प्रतिशत परिवर्तन के समान हो, कीमत का प्रतिशत परिवर्तन मांग के प्रतिशत परिवर्तन के समान हो,
तो ऐसी स्थिति किस नाम से जानी जाएगी? इकाई लोचदार मांग के नाम से जानी जाएगी। इसको समझ लीजिए आप। देखिए किसी समय कीमत कितनी है? P है। जब कीमत P है दोस्तों तो मांग कितनी है? Q। कीमत घटकर कितनी हो जाए? हम ये कहें P0 हो जाए, तो मांग बढ़कर कितनी हो गई है? ये लीजिए Q1 हो गई। अब आप ये स्थिति देख सकते हैं, ये स्थिति और ये स्थिति लगभग समान स्थिति है, लगभग समान है। यानी कीमत अगर 10% बदल रही है, कीमत कितनी बदल रही है? 10%, तो मांग भी कितनी बदल रही है? 10%। कीमत का प्रतिशत परिवर्तन मांग के प्रतिशत परिवर्तन के अगर समान होता है तो इस स्थिति को हम कहते हैं लोचदार मांग, या फिर इकाई के बराबर लोच कह सकते हैं। इसमें जो लोच मूल्य होता है, इसमें जो लोच मूल्य होता है वो क्या होता है? ईडी बराबर 1। ईडी बराबर 1, यानी यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है? इकाई के बराबर होती है, इकाई के बराबर होती है। अगर हम वस्तुओं की प्रकृति की बात करें तो देखिए यहाँ वस्तुओं की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो होती है सामान्य, सामान्य वस्तु, यानी हम कह सकते हैं नॉर्मल गुड्स जो होती हैं, सामान्य आवश्यकता की जो वस्तुएं होती हैं वो यहाँ उपलब्ध होती हैं। सामान्य आवश्यकताओं की वस्तुओं में होता क्या है कि जितनी कीमत बदल रही है उसी के अनुसार मांग बदलती है। सिंपल है कि अगर कीमत 10% बदल रही है तो मांग भी कितनी बदले? 10% ही बदले। ऐसी स्थिति किन वस्तुओं में होगी? सामान्य वस्तुओं में। तो यहाँ क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि सामान्य वस्तुओं में लोच मूल्य पाया जाता है। याद रखना है दोस्तों, लोच मूल्य क्या होगा? इकाई के बराबर होगा। सामान्य वस्तुएं जो होती हैं उनमें जितना कीमत में बदलाव हो रहा है उतना ही किसमें बदलाव होगा? मांग मात्राओं में बदलाव होगा। और ऐसा परिवर्तन सामान्य वस्तुओं में होता है। लोच मूल्य क्या होता है? इकाई के बराबर होता है। रेखा चित्र में आप देख सकते हैं जितना परिवर्तन कीमत में हुआ है उतना ही परिवर्तन मांग में हुआ। ऐसा परिवर्तन किस नाम से जाना जाएगा? इकाई लोचदार मांग के नाम से जाना जाएगा। इसकी चौथी श्रेणी हम देख लेते हैं, इकाई से कम लोच। नंबर 4, इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार मांग, कम लोचदार, इकाई से कम। नंबर 4 श्रेणी है ये, इकाई से कम लोचदार मांग। इसको समझिएगा। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि कीमत जो है, प्राइस जो है 10% बदले, कितने बदले? 10%। और जो क्वांटिटी है वो 5% ही बदले। कीमत देखिए कितनी बदल रही है? 10%, लेकिन प्राइस कितनी बदल रही है? 5%। तो ऐसा परिवर्तन किस नाम से जाना जाएगा? इकाई से कम लोचदार मांग के नाम से जाना जाएगा। और इसे आप लिख सकते हैं ईडी लेस देन, यानी जो लोच मूल्य है वो क्या होगा? इकाई से कम लोच, इकाई से कम लोच। समझिएगा, कीमत 10% बदल रही है और मांग कितनी बदले? 5% बदले। तो ऐसी स्थिति में मांग की जो लोच होगी वो इकाई से कम होगी, इकाई से कम होगी। इसे आप बेलोचदार मांग भी कह सकते हैं, बेलोचदार मांग, बेलोचदार। यहां इसको भी हम रेखा चित्र से समझ सकते हैं दोस्तों। देखिएगा, ये जो स्थिति है, हमने कहा कीमत अगर 10% बदले, ये मान लीजिए प्राइस है किसी समय, जब प्राइस P है तो मांग मात्राएं कितनी है? Q। अगर कीमत देखिए इतनी बदल जाए, कीमत P0 हो गई, इतना परिवर्तन हो गया, तो मांग कितनी बदल रही है? सिर्फ इतनी, Q1 हो रही है। कीमत देखिए 10% बदल रही है और मांग सिर्फ 5% बदल रही है, तो ऐसा परिवर्तन हम कह सकते हैं कहलाएगा इकाई से कम लोचदार मांग। और ऐसा परिवर्तन होता है अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु। ऐसी स्थिति में वस्तुओं की प्रकृति कैसी होती है? अनिवार्य आवश्यक, अनिवार्य आवश्यक, अनिवार्य आवश्यक। जैसे नमक, जैसे नमक। देखिए सुनिए समझिए इसको। अनिवार्य आवश्यकता, नमक हम नॉर्मल यूज करते हैं। अगर मान लीजिए किसी समय नमक की कीमत 30 रुपए पर केजी है और घटकर कितनी हो जाए? 10 रुपए पर केजी हो जाए, तो क्या आप नमक का प्रयोग बढ़ा देते हैं? नहीं, उतना ही रखा जाता है। ये अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु है। इसकी कीमत जितनी बदलती है, जितनी कम होती है, उसकी तुलना में मांग
पर कम प्रभाव पड़ता है, ऐसी स्थिति को हम कह सकते हैं इकाई से कम लोचदार मांग, या फिर कह सकते हैं ईडी लेस देन 1। और ऐसा परिवर्तन किन वस्तुओं में होगा? अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु में होगा। लास्ट जो है इसकी श्रेणी वो भी हम देख लेते हैं। और पांचवी श्रेणी मैंने बताया था पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार मांग, बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार। इसे आप शून्य लोच भी, शून्य लोच, लोच। देखिए अगर कीमत में परिवर्तन हो जाए, कीमत में परिवर्तन हो जाए लेकिन मांग क्या रहे? मांग क्या रहे? स्थिर रहे। कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग स्थिर रह रही है, तो ऐसा परिवर्तन किस नाम से जाना जाएगा? पूर्णतः बेलोचदार मांग के नाम से जाना जाएगा। कीमत बदल रही है लेकिन मांग क्या है? स्थिर है। ऐसा परिवर्तन किस नाम से? हम ये कह सकते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग के नाम से जाना जाएगा। इसमें जो लोच मूल्य होता है वो होता है ईडी बराबर शून्य, ईडी बराबर शून्य। ये जो परिवर्तन होता है दोस्तों, इसमें वस्तुओं की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति, वस्तु प्रकृति कैसी होती है? जीवन निर्वाह, जीवन यानी वस्तुएं कैसी होती हैं? जीवन निर्वाह की होती हैं। इस परिवर्तन को भी आप किसके माध्यम से? एक रेखा चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। कीमत अगर बदल रही है, कीमत अगर बदल रही है तो भी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मांग स्थिर है। देखिए कैसे, कीमत अगर P है तो भी मांग Q है, कीमत अगर P 0 है तो भी मांग Q है, और कीमत अगर P 1 हो जाए तो भी मांग Q रहे। ऐसी स्थिति में मांग लोच क्या कहलाएगी? शून्य मांग लोच कहलाएगी। और यहाँ जो लोच मूल्य होगा वो होगा ईडी बराबर। ऐसा परिवर्तन किसमें होता है? जीवन निर्वाह की वस्तुओं में होता है, जैसे दवाइयां, जैसे दवाइयां। देखिए दोस्तों, दवाइयों पे क्या होता है, अगर मान लीजिए हम डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर ने हमें 2 दिन की दवाई लिखी है, अगर किसी कारण से दवाइयों की कीमत कम हो जाए तो हम 10 दिन की दवा एक साथ खरीद के नहीं लाते हैं। क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि ये जीवन रक्षक है, और जीवन रक्षक वस्तुओं में कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मांग पर। तो ये कुछ हमारी श्रेणियां थी, इनको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। परंतु यहाँ जितना भी आपको पढ़ाया है उसको आप बार बार देखें ताकि आपके दिमाग में वो छप सके। दोस्तों रेगुलर बने रहें, अपनी तैयारी को शिखर पर लेके जाएं। वी कंटिन्यू एंड थैंक यू।